नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे और में ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय देख रहे हैं प्रश्न है जो कि 2 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन क्या है। तो दोस्तों आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में मिल जाए प्रश्न तो आप डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पे उत्तर लिखिएगा और लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेश का जो वस्तु था उसे बहिष्कार मतलब कि बाहर निकालना, बाहर फेंकना, यहाँ उसका कोई काम नहीं, बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। तो बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित कब किया था? 7 अगस्त 1905 को, जो स्वदेशी आंदोलन कहलाया। स्वदेशी मतलब अपने देश का स्वयं आंदोलन। देश के सभी मुख्य शहरों में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं की होली यानी होलिका दहन क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? होली में जो जलाते हैं ना, उसी तरह से वस्तुओं का क्या होली जलाई गई। जैसे होलिका दहन होता है ना, उसी तरह से विदेश का वस्तु को जलाया गया और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी को आरंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप समझ गए होंगे कि विदेश का जो वस्तु अपने देश में बिकता था उसे बहिष्कार किया, बाहर फेंका, और विदेश का जो वस्तु था अपने बड़े बड़े शहरों में उसे विदेश की वस्तुओं को होलिका दहन की तरह जला करके बहिष्कार किया था। अब अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? लिखे मुस्लिम लीग क्या था, इस पे लिखे। तो दोस्तों आप उत्तर में लिखिएगा मुस्लिम लीग। जब भी प्रश्न आपको आ जाए तो उत्तर में आप लिख सकते हैं इस तरह का कि मुस्लिम लीग 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम मुल्ला तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हुए। तो दोस्तों मुस्लिम लीग को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में विभाजन क्या है? कांग्रेस विभाजन क्या था? कांग्रेस विभाजन पर प्रकाश डालें, कांग्रेस विभाजन पर टिप्पणी लिखें। तो आप उत्तर में लिखिएगा इस तरह से, उत्तर में यहाँ लिख दीजिएगा और लिखिएगा कांग्रेस में विभाजन 1907 ईस्वी। तो इस तरह से देश दे करके लिखिएगा 1907 में आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि कांग्रेस विभाजन क्या था। 1907 ईस्वी में आयोजित सूरत में एक अधिवेशन हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक गर्म दल और नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। गर्म दल के नेता लोकमान्य तिलक। अब गर्म दल के नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले। सूरत कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है कि मिंटो मार्लो सुधार
समझ गए कि मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके द्वारा हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच दरार डालने की कोशिश की गई। दरार डालने की कोशिश की गई किसमें? मिंटो मार्लो सुधार। कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है। यानी प्रश्न है क्या, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एस.एस. भटनागर, ऑप्शन सी हेमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों यह सही प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एकमात्र राज्य केसर उत्पादन कहां होता है? जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जूट पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में की जाती है? यह कहां किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। तो असम का एक दार्जिलिंग स्थान है जहां होता है दार्जिलिंग। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहां होता है? चाय पैदा कहां होती है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही है, दूध उत्पादन से। प्रश्न है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर वर्जी कुरियन। डॉक्टर वर्जी कुरियन को जाता है। प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी मांस उत्पादन से, ऑप्शन डी।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कमेंट करें अगर आप पहले से जान रहे तो। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों देखिए टिक लगा हुआ है, आप सभी तो समझ गए होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मैट्रिक और इंटर में। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखें। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। पहले से टिक लगा हुआ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपके सामने आंसर लगा हुआ है, ठीक दोस्तों, 1872। दोस्तों जो ये याद किया था ना, उसने ये टिक लगा दिया है। अब इसको मिटा करके बना देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना का क्रमवार कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी कि भारत में जनगणना जो होता है प्रत्येक कितने साल पे होता है? 10 साल पे होता है। तो अभी 2011 में जनगणना हुआ था और 2021 में तो लॉकडाउन लगा था, तो अभी जनगणना हो रहा होगा। तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1973 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी में। आना के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है?
तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है रेगुर नाम है, रेगुर नाम है किसका? तो रेगुर मृदा का नाम है, यानी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगुर। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है क्या? नहर। भारत में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? नहर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो चावल। आप सभी पहले से जानते होंगे क्या है? चावल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो चना। रबी फसल कब बोई जाती है? जब आप रबी यानी रेजाई के अंदर रहते हैं, यानी कि ठंडी मौसम में होता है। गेहूं, चना का झाड़ जो खाते हैं आप लोग पका करके। तो निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? चना रबी फसल है। प्रश्न ये 25वां दोस्तों, ये क्योंकि क्वेश्चन छांट के चुन के निचोड़ करके लाए हैं जो कि बिहार और मैट्रिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट नंबर प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो तंबाकू एक नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष, यानी कि सारनाथ का है सिंह शीर्ष है। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। अब इसका व्याख्या देखिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित यानी कि उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1469 में कहां से भारत विभाजन होगा? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कालूराम था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। नानक जो है ना सूफी संत बाबा
फरीद से प्रभावित था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हो सके तो इसे भी कॉपी में उतार लीजिए सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है, तो तलवंडी। इसका जन्म स्थल पूछा जाता है। अगर पूछा कब जन्म हुआ था, तो 1469 में। किस राज्य में, तो पंजाब में हुआ था, उसमें वो विभाजित था क्योंकि 1469 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत का जो मुख्य भाषा है वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। अब देखिए पूरा व्याख्या इसका समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि भारत का जितना भी मुख्य भाषा है ना, उन सभी भाषा को देखिए, अपना देश भारत जो है कि एक संविधान से चलता है। कोई भी यहाँ काम या कार्य करता है तो संविधान के तहत ही कार्य होता है, चाहे कुछ भी यहाँ चले, सब यहाँ पे अनुच्छेद धारा के अनुसार चलता है संविधान से। तो उसी संविधान में यह जो भाषा है भारत का प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो 100वां संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची इसमें शामिल किए गए किए जाने के बाद इसमें दर्ज संख्याओं यानी कि भाषा की संख्या 22 हो गई है। यानी कि दोस्तों अब अभी तक उसमें जितने भी भाषा जोड़े गए हैं टोटल 22 भाषा हुआ। भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है, 22 भाषा है। आप लोग नए नोट पर देखिएगा 22 भाषा होगा और पुराने नोट पर देखिएगा 17 भाषा है। तो दोस्तों इसको 2003 में जोड़ा गया 100वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था। तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था कहां, चीन में। चीन में ही सर्वप्रथम लिखने की कला, कागज का आविष्कार और रुपया का, पैसा का आविष्कार और प्रिंटिंग मशीन जो होता है प्रिंट करने वाला, ये सभी जो है ना चीन में ही आविष्कार हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में, पैसा का आविष्कार चीन में, प्रिंटिंग मशीन का चीन में, लिखने की कला चीन में। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व, उसमें उल्टे गिनती हो रहा था, 105 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित शुरू हुई और रुपया यानी पैसा भी यहीं शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो अधिकेंद्र संबंधित है भूकंप से। किससे संबंधित है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो भूकंप से। ऑप्शन ए से हो जाएगा भूकंप। आप देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान, जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है, अधिकेंद्र कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का पता कहां से चलता है, अधिक केंद्र से चलता है, अधिक केंद्र से। अब आगे समझिए, अधिक केंद्र से मतलब कहलाता है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिक केंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप का मूल बिंदु होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है,
उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति जो है कि अपनी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है गांव में, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड सदस्य जो बनता है, तो वह जो चुनाव लड़ेगा उसका उम्र कितना होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत में उम्र होना चाहिए 21 साल, 21 साल होना चाहिए। तो वह जो है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा व्याख्या समझिए। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 60, 70, 80, 190 कुछ भी रह सकता है। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं या विधानसभा में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा, अगर राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है जो कि आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्रिक में तो पूछता है, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं दोस्तों ये सभी मैट्रिक का ही बता रहे हैं और इसी से आगे कोई भी एग्जाम में भी प्रश्न आता है, जैसे रेलवे, अग्निवीर, बिहार पुलिस, यानी कि बहुत जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में लड़ना चाहता है तो उसका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है, नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। तो आप सभी बहुत ही अच्छा सोचे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है कि ये आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर काटने से नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। तो पालक के पत्ते में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, विटामिन यानी कि आयरन, लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पालक के पत्ते में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत क्षय का कारण क्या है। दांत जो क्षय हो जाता है, क्षय होने का कारण क्या है। तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दांत में जो है ना रोग होता है, क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए अब इसका थोड़ा क्या है व्याख्या है, समझ लीजिए। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है ना वह मादा यानी कि मेल और फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल, तो मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप से अगर यहां तक पहुंचे हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिया है वह वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और हम अच्छे से अच्छे काम करने में दोस्तों मजा आता है, यानी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मजा आता है, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, इतना चीज बताएं, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको फ्री में इतना चीज बता रहे हैं, फ्री तो नहीं दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण टाइम है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।